इस वक्त की अहम खबर, जयपुर में 10 दिसंबर को होने वाला प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 राज्य सरकार के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में गिना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित इस समारोह में देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की 33 शीर्ष हस्तियों को राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिनमें उद्योग जगत के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और बैंकिंग सेक्टर की प्रमुख हस्तियां भी अपने अनुभव साझा करेंगी। समारोह में प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा और राज्य और प्रवासी समुदाय के बीच में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। ये आयोजन राजस्थान की वैश्विक पहचान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित हो सकता है। तो 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब तक के ये महत्वपूर्ण आयोजनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रोग्राम रहने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, इस प्रोग्राम की यदि हम बात करें, प्रवासी राजस्थानी दिवस, ये इस बार कितना ज़्यादा खास रहने वाला है, इसकी महत्ता? बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो राइजिंग राजस्थान कराया था, उसके बाद सरकार ने तय किया कि बड़ा कार्यक्रम करवाना है। तो ये जो कार्यक्रम है प्रवासी राजस्थानी, इसमें आप देखिए करीब 33 ऐसी हस्तियां हैं जिनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा, राजकीय मेहमान का दर्जा दिया गया। तो अपने अलग अलग क्षेत्रों में नामिकीन हस्तियां हैं। आपने तमाम जो हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, वो अपने आप में ही नामिकीन हस्तियां साबित हो रही हैं, दिख रही हैं। उनके कामों से उन्होंने अपने आप की पहचान बनाई है। ऐसे में लगातार इनका एक फोकस रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। कई राज्यों में उन्होंने समिट की, सभी में कई जिलों में अलग अलग विभागों की समिट हुई, जयपुर में कई विभागों की समिट हुई, जो ये बता रही है कि किस तरह सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। पूरी तैयारियां इसकी हो चुकी हैं, सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और करीब करीब पूरी तरह से जो सरकार की तरफ से तैयारियां होती हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली गई हैं। अलग अलग जिम्मेदारी इसमें दे दी गई है और 10 दिसंबर को राजस्थान की धरा पर ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। और संभवतः इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें केवल और केवल प्रवासी राजस्थानियों के ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रवासी राजस्थानियों के ही हितों को ध्यान में रखती है, प्रवासी राजस्थानियों के हित किस तरह राजस्थान के हितों से मिलकर विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, साथ ही इसमें कौन कौन मेहमान शामिल होंगे? देखिए, मैंने जैसा बताया करीब 33 लोगों की लिस्ट जो आप देख रहे हैं वो जारी कर दी है सरकार ने, जो अलग अलग नामिकीन अपने उद्योगों के जो सीईओ है, मालिक हैं। इसके साथ ही इसमें पूरी कैबिनेट रहेगी राजस्थान की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे, केंद्र के कई मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी पीएम का कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है, निमंत्रण पीएम को भी दिया गया है, उनको भी आने का न्योता दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी पीएमओ की तरफ से कोई अभी हरी झंडी नहीं आई है, तो उस पर कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन निमंत्रण पीएम नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है, अमित शाह को भी दिया गया है और केंद्रीय मंत्रियों को भी दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा रहा, जिसमें आवेदन अवधि 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन कर दी गई है। जन विश्वास उपबंधों में संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत कई कानूनों में जेल की सजा हटा करके आर्थिक दंड का विकल्प लागू किया है। प्रवासी राजस्थानी लोगों के लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी और इसके तहत एनआरआर इन्वेस्टमेंट सेल भी स्थापित होगी। सरकार ने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दे दी है, जिससे खुदरा और थोक व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो वहीं किशनगढ़ एयरपोर्ट को जयपुर के वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का फैसला भी कैबिनेट ने मंजूर किया है, जिसके लिए 15 एकड़ जमीन निःशुल्क दी जाएगी। 2 साल का कार्यक्रम जो है उसकी विस्तृत चर्चा हुई है। शीघ्र आपके समक्ष कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आएगी। मंत्री लोग परिवार वाले जिलों में रहेंगे, अपने खुद के गृह जिलों में भी रहेंगे, अपनी विधानसभाओं में रहेंगे। इसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र आपको आजकल में मिल जाएगा। जोगराम जी, जो
बना है क्योंकि दिल्ली गए थे सीएम साहब जब देखिए, पीएम साहब का कार्यक्रम जब भी बनेगा हम शीघ्र आपको इस संबंध में इत्तला करेंगे। अभी इस स्तर पर इस संबंध में कुछ कहना ठीक नहीं है। योगेराम जी, मंत्रियों के जो कार्यक्रम तय हुए हैं जिसकी आप कह रहे हो शीघ्र साझा करेंगे, वो नाम से हुए हैं या पदनाम से शेयर हुए हैं? देखिए, प्रभार वाले जिलों में जैसे प्रेस वार्ता लेनी है, कुछ जिले का कार्यक्रम बताना है, तो प्रभार वाले जिले सभी मंत्रियों को फिक्स है। फिर खुद के जिले वो सब फिक्स है, और खुद की विधानसभा, ये 3 स्तर पर मंत्री भी जाएंगे। आज मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उसी को, उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपने मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है, और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE: एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं, वो इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा, और साथ ही कि उनसे लाइजनिंग के लिए, उनसे लगातार संपर्क के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्टमेंट लाइजन ऑफिसर भी निवेश प्रस्तावों की निगरानी प्रवासी मिलन कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। और विशेष ये कि इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ उद्देश्य ये कि हम चाहते हैं कि प्रवासी राजस्थान उन क्षेत्रों में भी जहां राजस्थान और आगे क्षेत्र में बढ़ सकता है उसमें निवेश करें। विशेष जैसे चिकित्सा क्षेत्र में PPP मॉडल है, संयुक्त अनुसंधान है, टेलीमेडिसिन है, जिसका बड़ा भविष्य है। तो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कि जितने हमारे प्रवासी समुदाय हैं उनके योगदान को सम्मानित भी किया जाए। उसके लिए प्रवासी राजस्थान दिवस है, उसका भी भव्य रूप में। और अब जयपुर से खबर, जहां पर ATS IG विकास कुमार के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ANTF टीम के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी अपराधी कैलाश। अंतर्राज्यीय नशा तस्कर NDPS के 4 मामलों में वांछित था। आरोपी पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था। 2014 से अवैध नशा कारोबार में यह सक्रिय था कैलाश। 11 सालों से गुमराह कर रहा था और लोगों तक सप्लाई करता रहा नशे का सामान। शातिर तरीके से लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा। इतने सालों में आरोपी के खिलाफ सिर्फ 4 मामले ही दर्ज हो पाए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले तो ये समझना चाहेंगे। ATS में जो तैनात IG है विकास कुमार, वो लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जो इनामी बदमाश है उनकी धरपकड़ की जा रही है पूरे राजस्थान में। ऑपरेशन धरा तुंडी का नाम रखा गया था इस अपराधी को पकड़ने के लिए। ANTF की जो टीम है वो लगातार इस बदमाश के बारे में सुराग जुटा रही थी कि कहाँ है, और इसको आखिरकार टीम ने दबोच लिया है, क्योंकि इस पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। और ये अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है NDPS का, और 4 प्रकरणों में ये वांछित चल रहा था। जी बिल्कुल, साथ ही इससे पूछताछ भी हुई होगी। क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ? क्योंकि हैरानी की बात यह है कि इतने सालों में आरोपी के खिलाफ सिर्फ 4 मामले ही दर्ज हो पाए। देखिए, पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया है, और उस समय 4 प्रकरण पुलिस के सामने थे जिन मामले में फरार चला था। बहरहाल अब इससे पूछताछ जारी है, और पुलिस इसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जो है जानकारी जुटा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी सफलता मान सकते हैं, क्योंकि कई मामलों में फरार चल रहा था और अब जाके पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी जो कैलाश चंद है, अब तक कुल वर्ष 2019 से पुलिस से फरार होने के कारण इसको 2022 में जो पुलिस अधीक्षक राज संबंध है उनके द्वारा इनाम घोषित किया गया था। बहरहाल इससे पूछताछ जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता वाला है। पिछले 4 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बचता हुआ, आंखों में धूल झोंक कर फरार यह अपराधी एक बड़े नाटकीय अंदाज में NTF ने मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर दबोचा है।
इस अपराधी के काम करने का तरीका इतना शातिर था कि पिछले 11 वर्षों से यह नशीले पदार्थ अफीम डोडा चूरा का बड़ा एग्रीगेटर बना बैठा हुआ था। जो अवैध उत्पादन करते थे उनसे उसका संग्रहण करना और बड़े आपूर्तिकर्ताओं, बड़े दलालों को सप्लाई करना और बदले में कमीशन खाना। यह धंधा पिछले 11 सालों से चलता रहा, पर इतना शातिर अपराधी कि सिर्फ 5 मुकदमे दर्ज हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और पिछले 4 वर्षों से फरार चलता रहा। धंधा लगातार चलता रहा। अरमान इतने बड़े कि 1 क्विंटल से कम माल कभी सप्लाई नहीं करता था, छोटे तस्करों से बात नहीं करता था, और रॉबिन हुड बनकर वहां पर लोगों की मदद करता हुआ यह अपने आप को बचाए बैठा था। और अब डीडवाना के मकराना की हम बात करेंगे, जहां पर बिंजारी गांव में एक घर में अचानक से आग लग जाती है। मूलाराम के घर का घरेलू सामान जलकर के राख हो जाता है। सोने चांदी के आभूषण भी आग की चपेट में आए। मायरा भरने की तैयारी में पूरा परिवार जुटा हुआ था। मकराना से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। लाखों के नुकसान का अनुमान है और परिवार पूरी तरह से सदमे में है। जितने भी वहां पर सोने चांदी के आभूषण थे वो पूरी तरह से आग के चपेट में आ गए। तो जाहिर सी बात है कितना, और देखिए तस्वीरें देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब यहाँ पर आग ने विकराल रूप अख्तियार किया होगा। मूलाराम के घर का घरेलू सामान पूरी तरह से जल करके राख हो जाता है। एक इंसान जो अपनी जिंदगी भर की कमाई पूंजी बचा करके रखता है कि ज़रूरत के वक्त वो काम आएगी, और जब शादी का माहौल हो, क्योंकि यहाँ पर मायरा भरने की भी बात कही गई, तो जाहिर सी बात है शादी का माहौल भी होगा। तो ऐसे में इस समय इस तरह से पूरी पूंजी एक झटके में राख के रूप में तब्दील होना, इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। पोखरण में बुधवार को बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आयदान सिंह भाटी का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश मंत्री बनने के बाद में पहली बार पोखरण पहुंचे भाटी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरी निष्ठा के साथ में निभाएंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए। मीडिया से बातचीत में भाटी ने ओरण और गोचर भूमि को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिले की लाखों बीघा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर केवल 30,000 बीघा जमीन को रिकॉर्ड में दिखाकर झूठी वाहवाही लेने का आरोप भी लगाया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सामान्य छोटे से कार्यकर्ता को इस जैसलमेर सुदूर जिले में आने वाले एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया है। मैं इसके लिए मेरे पूरे संगठन को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, सभी का मैं श्रेष्ठ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है और हमारे पदाधिकारी है, उन सबको, वरिष्ठों को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यह अवसर दिया। मुझे पार्टी जहां जो काम देगी मैं वो काम पूर्ण निष्ठा के साथ। और अब जयपुर से एक महत्वपूर्ण खबर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्री बेढम ने सीएम को दुपट्टा ओढ़ा करके उनका आभार जताया। डीग जिले के कस्बा नगर का नाम बदल करके ब्रिज नगर किए जाने पर धन्यवाद दिया। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और सीएम को दुपट्टा ओढ़ा करके उनका आभार जताया है। और ये तस्वीरें देख लीजिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दुपट्टा ओढ़ाते हुए, स्वागत करते हुए, सम्मान जताती हुई ये तस्वीरें। और देखिए साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी थी और शायद एक साइड डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। और ऐसे में आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दुपट्टा ओढ़ाते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं और आभार जताते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से। और चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज क्या कुछ इस मुलाकात में खास बात रही? शुक्रिया तो जताया ही जिस तरह से नाम बदलाव हुआ, इसके अलावा और क्या कुछ रहा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा फैसला हुआ है
खासकर जो नगर के लोग हैं, लंबे समय से ब्रज की मांग थी। ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ वो इलाका है, डीग जिले का नगर, तो और चूंकि ब्रज की वह भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है, तो ऐसे में सभी का ये मन था कि इस इलाके का नाम ब्रज नगर रखा जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र नगर की जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया, उनका आभार जताया कि आपने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए नगर का क्षेत्र ब्रज नगर कर दिया है। और इसके साथ ही मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इस खुशी में आज नगर विधानसभा क्षेत्र में कई घरों में कई स्थानों पर दीपक जलाए गए हैं, दीप जलाए गए हैं, पटाखे चलाए गए हैं। एक खुशी का इजहार किया गया है कि लंबे समय से जो मांग थी कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही, जगह जगह ब्रज है, जहाँ जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थली के चिन्ह है, तो उस स्थान का नाम ब्रजनगर होना चाहिए, जो भजनलाल सरकार ने पूरा किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जो तस्वीरें देखी वो वाकई में उस दुपट्टे में भी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पहनाया गया उसमें भी राधे राधे लिखा हुआ है, तो ये इस भावना को और ज्यादा मजबूत भी कर देता है, क्योंकि ब्रज नगर का नाम होना ही अपने आप में सार्थकता हो जाती है। और जैसा कि दुपट्टा है वो अपने आप में शायद शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है इस दुपट्टे के बाद में। झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र के लाडुंदा गांव में बुधवार को प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैर मुमकिन जोहड़ पर बसे 75 घरों की सूची तैयार की थी, लेकिन इनमें से 20 मकान कोर्ट के स्टे में होने के कारण कार्रवाई से बाहर रहे। बाकी के 55 निर्माणों को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से हटवाया। कार्रवाई की निगरानी सूरजगढ़ एसडीएम, पिलानी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम ने की। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए 150 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रशासन ने पहले ही लोगों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील भी की थी। अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट निर्देशों के मुताबिक जोहड़ को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। तो कार्रवाई के पीले पंजे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अतिक्रमणों के खिलाफ ये पीला पंजा चलता है कार्रवाई के रूप में। झुंझुनू की ये तस्वीरें, इस कार्रवाई के दौरान तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से एक संवेदनशील खबर देखने को मिली है, जहां पर असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कफनवाड़ा गांव पहुंचे। वे रूस के उफा में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान मृत हुए छात्र अजीत चौधरी के घर पहुंचे और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। परिजनों ने बताया कि 3 बीघा जमीन बेच करके बेटे को पढ़ाने भेजा था, लेकिन अब बेटा भी गया और जमीन भी चली गई, जिससे परिवार आर्थिक तंगी में है। कांग्रेस नेताओं ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। बानसूर में हाल ही में हुई फायरिंग की वारदात में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 नवंबर को थार में आए बदमाशों ने गैंग से जुड़े लोगों की बाइक को टक्कर मारकर फायरिंग की थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विनोद पोसवाल और उसके सहयोगी विक्रम गुर्जर को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने दोनों को घाघरा लुगड़ी पहना करके कस्बे में जुलूस भी निकाला। तस्वीरें आप देख लीजिए, ताकि लोगों में भरोसा रहे और अपराधियों को साफ मैसेज भी जाए कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है। इस कार्रवाई में डीएसपी मेघा गोयल, थानाधिकारी राजेश यादव सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि अन्य कई आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। थाना क्षेत्र में हरसोरा रोड पर कुछ दिन पहले फायरिंग की और गाड़ी से टक्कर मारने की, 2 गुटों के बीच में जान से मारने के प्रयास की घटना हुई थी। अभी इसमें हमारे पास आज दोपहर में सूचना आई कि विक्रम कटारिया और विनोद पोसवाल दोनों महिलाओं के वेशभूषा में पहाड़ी में मुंडली के पास छुपे हुए हैं। उस पर थानाधिकारी बानसूर राजेश जी और उनके साथ पूरी टीम वहां पर गई, इन लोगों को डिटेन किया और दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आगे जैसे भी जानकारी होगी आपसे साझा। अभी बांसवाड़ा पुलिस लाइन में मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण को लेकर के एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त युवा अभियान के 3रे चरण की जानकारी साझा की।
कार्यक्रम के दौरान एसपी सुधीर जोशी सहित कई अधिकारियों ने तंबाकू बिक्री, सेवन और वितरण से जुड़े कानूनी प्रावधानों को विस्तार से समझा। विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी का भी विषय है। स्कूलों के आसपास बिक्री प्रतिबंध, नाबालिगों को तंबाकू न बेचना और दुकानों पर चेतावनी बोर्ड अनिवार्य लगाने जैसे नियमों पर खासा जोर दिया गया। वर्कशॉप में जिला अस्पताल की टीम ने अधिकारियों को सीपीआर तकनीक का भी ट्रेनिंग दी ताकि आपात हालात में त्वरित सहायता दी जा सके। तो ये वर्कशॉप की तस्वीरें आप देख लीजिए। बांसवाड़ा के दानपुर की अब बात करेंगे, जहां पर सरवनी रोड पर एक टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया। हादसे के समय वाहन में 10 लोग सवार थे, जिनमें से आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। दुर्घटना के बाद में मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने घायलों को बाहर निकाल करके हालातों को संभाला। 5 लोगों को गंभीर चोटें आने पर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां पर एक महिला सहित 4 पुरुषों का उपचार जारी है। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद में घर भेजा है। घायलों की पहचान शंकरलाल, सुखराम, दलू सहित बाग तालाब गांव के अन्य लोगों के रूप में हुई है। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। नावा सिटी की राजास गौचर भूमि पर संकट गहराया है। गौचर क्षेत्र में अवैध कोयला भट्टियों का संचालन जारी है। जगह जगह फैले विद्युत केबल के जाल से बड़ा खतरा यहां पर रहता है। अवैध नमक की क्यारियां और गंदा नमक डस्ट फैला रहा है। गौचर भूमि में अवैध बोरवेल खोदे जाने से यहां पर प्राकृतिक अस्तित्व पूरी तरह से बिगड़ रहा है। पशुओं की चराई भूमि लगातार सिकुड़ने की कगार पर है। ग्राम पंचायत और उच्च अधिकारी चुपचाप मौन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बड़ी खबर आई है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी और भर्ती परीक्षा के लिए कुल 6,76,011 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा ऑफलाइन मोड में 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी।